हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो कि पूरी तरह हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में था। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो भी जो है आपके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली प्लानिंग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो प्लानिंग जो है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में बेसिकली जो है प्लानिंग 5 ईयर के बेसिस पे किया जाता है। सही है, इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, जो एक्टिंग गवर्नमेंट है, वो अपना एक 5 ईयर का जो है हम बोल सकते हैं फॉर्म, मतलब क्या बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ठीक है, कि 5 साल में जो हमको ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हमको क्लियर करना है। ठीक है, तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि 5 साल में हम लोग को ये चीज़ कवर करना है, जिसके वजह से जो है हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, हम थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के तरफ बढ़ेंगे। सही है, तो आपका प्लानिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है हमारे गवर्नमेंट का। सही, तो अब जो प्लानिंग जो होता है आपका 2 टाइप का होता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहले भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। सही है, जिससे पहले जितने भी वीडियोस है, लगभग सारे वीडियोस में मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको दिया है। ठीक है, तो उसको बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम आते हैं प्लानिंग के। प्लानिंग का जो होता है 2 अप्रोच होता है। ठीक है, एक होता है आपका सेक्टरल अप्रोच और आपका एक होता है रीजनल अप्रोच। एक होता है सेक्टरल और एक होता है आपका रीजनल अप्रोच। सही है, अब सेक्टरल अप्रोच क्या है? सेक्टरल अप्रोच जो है आपका बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर को लेके जो मतलब जो प्लानिंग किया जाता है, सेक्टर वाइज जो प्लानिंग होता है उसको हम लोग सेक्टरल अप्रोच बोलते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन, सही है, और हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, और हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिकली क्या है, जो सेक्टर वाइज जो प्लानिंग किया जाता है। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, इनके ऊपर जो है जो प्लानिंग किया जाता है इनको डेवलप करने का, वो होता है आपका सेक्टरल प्लानिंग। सही है, देखिए बुक में क्या दिया, बुक में क्या लिखा हुआ है, द सेक्टरल प्लानिंग मीन्स फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट्स ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सर्विसेज। ये क्या है, ये सब जो है ये सब इकोनॉमिक का स्पेयर्स हैं। दिस आर ऑल स्पेयर्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। ठीक है, तो जो होता है बेसिक अप्रोच जो है वो आपका एक मतलब सेक्टरल अप्रोच जो है आपका इकोनॉमिक के जो बेसिक जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो एलिमेंट्स है, जो इकोनॉमिक के बेसिक एलिमेंट्स है, उनके ऊपर जो है प्लानिंग किया जाता है। सही है, तो ये आपका क्या है सेक्टरल अप्रोच। अब हम आते हैं रीजनल अप्रोच में। सही है, तो इसको पहले रब आउट करते हैं। अब हमें पढ़ना है रीजनल अप्रोच। सही है, तो रीजनल अप्रोच बेसिकली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बुक जो आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब नहीं है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सही है, तो इसको मतलब क्या करना है, तो ऐसा करना है ताकि सबके पास जो है इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का। ठीक है, देखिए अगर हम आज पीछे हैं, किसी और से हम अगर पीछे हैं आज, तो इसका जो बेसिक रीज़न है ये आपका है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। उसको रिसोर्स मिल जा रहा है, मुझे रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है। ठीक, क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम मेरे पास उस वो कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो मेरा वो कैपेबिलिटी कब जनरेट होगा, जब मुझे रिसोर्स मिलेगा, तभी जाके मैं अपना कैपेबिलिटी प्रमोट कर पाऊंगा, है ना। उसके पास कैपेबिलिटी है क्योंकि उसके पास स्टार्टिंग से ही रिसोर्स था। ठीक है ना, मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि मेरे पास फ्रॉम द बिगिनिंग से मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे। सही है, तो इधर पे क्या बोला गया है,
देयर इज़ नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर स्पेस इन एनी कंट्री। इसका रीज़न यही है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। This uneven pattern of development over space necessitates that the planners have to spatial perspective control the plans to reduce regional imbalance in development। तो क्या बोला जा रहा है, देखिए मैं जो बोला उसी के बेसिस पे बोला जा रहा है कि जो कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बैकवर्ड है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा लैक करते हैं, है ना। क्यों, देखिए कुछ कुछ मान लीजिए टाउन है, ठीक है, टाउन या फिर सिटी है, वो आपको डिपेंड करते हैं विलेजेस पे। क्योंकि रॉ मटेरियल्स पे, ठीक है ना। अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो टाउन डिपेंड करता है आपका, मान लीजिए कोई एक बैंक है, ठीक, तो हम देखते हैं कि बैंक में जितना भी मैक्सिमम जो कस्टमर है वो आपका विलेज के हैं, ठीक है। तो बैंक डिपेंड कर रहा है एक तरफ से, सिटी और टाउन डिपेंड कर रहा है आपका विलेज पे, ठीक है। पर विलेज बैकवर्ड है और सिटी टाउन क्या है, फॉरवर्ड है, मतलब डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग में है, और वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड, बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को कम करने का, इसी गैप को कम करने के लिए जो है क्या मतलब क्या चाहिए, एक रीजनल अप्रोच चाहिए, ठीक है, रीजियन वाइज अप्रोच, ठीक है, रीजियन वाइज अप्रोच हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका है रीजियन वाइज अप्रोच, सही है। मतलब डिफरेंट रीजियन में जो है डिफरेंट टाइप के रूल्स या फिर लॉस या फिर पॉलिसीज अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा, जो रीजनल अप्रोच या फिर जो रीजनल डिस्पैरिटीज है वो आपका कम जाएगा, है ना। मान लीजिए जो मैंने अभी जैसा बैंक का एग्जांपल दिया, अगर वही सिटी टाउन में अगर बैंक है, वही बैंक अगर एक विलेज में बना दिया जाएगा तो क्या अच्छा नहीं होगा, सुविधा होगा ना। बैंक विलेज का जो बैंक है, विलेज में रहेंगे वहाँ के लोग, वहीं पे मतलब अपना सारा डिपॉजिट या फिर जो करना करेंगे, सही है ना। तो इससे क्या होगा, मतलब सुनने में आएगा या फिर उस विलेज का डेवलपमेंट होगा, सही है ना। तो वही बात है, दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज टर्म्ड एज रीजनल प्लानिंग। ऐसा नहीं जो बुक में जो डेफिनेशन दिया आपको वही लिखना है, वैसा आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। आप अपने से डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। मैंने आपको पहले ही समझाया ना, आपको समझना है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड, और सब समझिए, समझ के आप आंसर लिखिए, मन से आंसर लिखिए, दिल से आंसर लिखिए, ठीक है ना। दिल से जैसे हम गाना गाते हैं ना, वैसे ही आप दिल से आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, आपको मार्क्स मिलेंगे, सही है। अब आपका इधर आता है टारगेट एरिया प्लानिंग। मतलब कुछ कुछ जो स्पेसिफाइड एरिया हैं जिनको टारगेट करके प्लानिंग किया जाता है, ठीक है। टारगेट एरिया प्लानिंग, टारगेट एरिया प्लानिंग, सही है। इसमें जो है कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया को मतलब पकड़ के जो है वहाँ पे जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। वहाँ का डेवलपमेंट के लिए हम प्लानिंग करते हैं। एक्चुअली हम प्लानिंग नहीं करते हैं, हमारे गवर्नमेंट प्लानिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन तो उसमें क्या होता है, जब किसी एक स्पेसिफिक एरिया को जब टारगेट करके प्लानिंग किया जा रहा है तो हम ये समझना चाहिए कि इस जो एरिया का कंडीशन है वो ख़राब है, ठीक है ना, पुअर है। प्लानिंग जब किया जा रहा है किसी एरिया को टारगेट करके, इसका मतलब क्या है, उस एरिया का जो कंडीशन है वो पुअर है, ठीक है ना। तभी जाके उसको पकड़ के जो है प्लानिंग किया जा रहा है ताकि उस एरिया का कंडीशन हम बेटर कर सकें, है ना, यही बात है ना। तो वो कौन कौन से एरिया है जिनको टारगेट एरिया बनाया जाता है। तो आपको किताब के अनुसार अकॉर्डिंग टू बुक जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बिसाइड्स द रिसोर्सेज। विद द प्लानिंग एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 1.5 decades, it was realized that regional imbalances in economic development was getting accentuated, ठीक है। तो ये आपको मतलब थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आपको अगर पूरी तरह डेवलप होना है तो बस इकोनॉमिकल डेवलप होने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आपको हर एक स्फीयर से जो आपको डेवलप होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको फुल्ली डेवलप करना है तो बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना काफ़ी नहीं है, आपको हर एक स्फीयर से जो है आपको डेवलप होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका गया, थोड़ा समझाने के लिए बोला गया, ठीक है। उसके बाद जो टारगेटेड एरियाज हैं जो प्लानिंग के, वो क्या है आपका, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट
डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, द स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, इसको हम SFDA भी बोलते हैं, एंड मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी MFDA। ठीक है, तो ये कुछ जो है स्पेसिफिक एरियाज है या फिर स्पेसिफिक टारगेटेड पीपल है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको जो है टारगेट करके जो है प्लानिंग किया जाता है, ताकि इनका जो है लिविंग कंडीशन या फिर इकोनॉमिक कंडीशन या फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशन को हम सुधार सकें, है ना। ठीक है, तो पहले इसको कहा था हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो जो 5th ईयर का जो प्लान था, ठीक है, हम आते हैं हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस चैप्टर में जो है ना आपको 2 केस स्टडी मिलेंगे। ठीक है ना, तो केस स्टडी बेसिकली क्या होता है, केस स्टडी से आपका उतना क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है ना, केस स्टडी से आपका क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज़्यादा उतना नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन मिलता है। तो केस स्टडी का जो फंडा है, आपको क्या करना है, बस आपको एक बार केस स्टडी को रिव्यू कर लेना है कि एक्चुअली वहाँ बोला क्या है। ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ याद करने का नहीं होता, आपको थोड़ा समझना होता है केस स्टडी में आपको क्या बोल रहा है। ठीक है, तो केस स्टडी का अब जो है आप बस थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या बोला हुआ है। ठीक है ना, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तब वो समझ में आ जाएगा। हाँ, केस स्टडी बेसिकली क्या होता है, जो बुक में जो पढ़ाया जा रहा है ना, उसी को थोड़ा ऐसा एग्जाम्पल दिखाने के लिए केस स्टडी को आपको दिया जाता है कि ये केस स्टडी पढ़िए और जो बुक में पढ़ाया गया है उसको आप थोड़ा समझिए। ठीक है, तो समझने वाला काम है वो। ठीक है, तो केस स्टडी अगर आप थोड़ा सा रिव्यू कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन देते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले थे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ के जो आसपास को जो मतलब क्या बोले, जो इंसान है ना, मतलब दिन भर झगड़ा ही करना है, समझे। देखो अभी कैसे चिल्ला रहे हैं सब, बताओ काम कब करेंगे हम, दिन में शूट करें या शाम में शूट करें या दोपहर में शूट करें, जब करेगा सिर्फ शूट तब ये लोग हल्ला करता है। खैर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मेरे तरफ से सॉरी आपके लिए। ठीक है, तो जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सही है, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हिल एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, ठीक है ना, ओके, उत्तर प्रदेश में भी हैं, वेस्ट बंगाल में भी हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजिंग हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, मिकिर हिल, नॉर्थ कचर हिल्स ऑफ आसाम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये वो कुछ एरियाज हैं, हिली एरियाज है, जिसको मतलब इसको टारगेट करके जो है डेवलपमेंट को जो है थोड़ा बहुत आगे आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हिल एरिया है, जो हिली एरिया है, उसी को टारगेट किया जाता है। ठीक है, हिल एरिया में क्या होता है ना, आपका रिसोर्सेज जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है मुझे मेरा वीडियो पॉज करना पड़ा था। तो जो ये जो टेक्निकल इशू है मैं तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है जरा, जो मेरा वीडियो है ना वो मेरे ऑडियो का साथ छोड़ देता है, मतलब मेरा वीडियो आगे बढ़ जाता है और जो मेरा ऑडियो है वो पीछे पीछे चलता है। तो इससे क्या होगा, इससे डिस्टर्बेंस होगा ना, इससे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि क्या सर ये क्या कर रहे हैं, मजाक चल रहा है क्या, है ना। इसीलिए मुझे वीडियो पॉज करना पड़ता है, बहुत दिन से मुझे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो दिक्कत शायद कुछ दिन और चलेंगे। ठीक है, अभी फ़ोन पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, हो सकता है कुछ दिन बाद शायद कैमरा आ जाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो बात की बात है। ठीक है, तो फिलहाल हम पढ़ रहे थे आपका हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मैंने आपको कुछ एरिया के बारे में बोल दिया, हिली एरिया जो उत्तर प्रदेश में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है। वेस्ट बंगाल में आपका दार्जिलिंग। ठीक है, तो ये जो एरियाज हैं इनको स्पेसिफिक टारगेट करके जो है प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी जो आपको 5 ईयर प्लानिंग में इनको इंक्लूड किया गया था, 15 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया था इस क्या बोल सकते हैं, इस अप्रोच में या फिर इस प्रोग्राम में। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें द नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन 1981 recommended that all the hill areas in the country having height above 600 meter and not covered under tribal sub-plan be treated as backward hill areas. तो इस backward hill area to be treated as a backward hill area, what were the बोल सकते हैं what were the criteria। तो ठीक है, तो ये आपका 2 क्राइटेरिया था, ये क्या बोला गया है, the hill area in the country having height above 600 meter and not covered under tribal सब प्लान, मतलब ट्राइबल से एक आपका ट्राइबल सब प्लान आता है। ठीक है ना, उस ट्राइबल सब प्लान के अंडर में अगर ये एरिया नहीं पड़ता है और ये एरिया 600 मीटर अबव होता है तो ये क्या हो सकता है, ये आपका आ गया, मतलब इसको जो है आपको जो प्लानिंग है उसमें आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा इस एरिया को। ठीक है ना, देखिए कौवा लोग भी परेशानी करता रहता है। ठीक है, तो आपका ये था हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कौन कौन से जो है प्रोग्राम, तो ये जो प्रोग्राम था ये
एम्ड था किस चीज़ पे, मतलब किस किस चीज़ के डेवलपमेंट पे। तो ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री, पोल्ट्री, ठीक है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इससे क्या होगा, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। सही है, तो ये आपका गया हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब हम आते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मतलब जहाँ पे जो है सूखा पड़ जाता है ना, ड्रॉट प्रोन। सही है, ड्रॉट प्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ड्रॉट प्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बेसिकली आपको नाम से समझ में आ रहा है, जो जिस एरिया में सूखा पड़ जाता है, ठीक है, उस एरिया को लेके उस एरिया को टारगेट बनाया जाता है, और अकॉर्डिंग टू वहाँ का कंपोजिशन, या फिर हम बोल सकते हैं वहाँ का इकोनॉमी, या फिर वहाँ का जो भी है, जो मतलब जो डेवलपमेंट के जो जितने भी स्पेयर्स हैं उन सब पे जो है स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसको जो इनिशिएट कब किया गया था, 4th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, जो चौथा 5 ईयर प्लान था उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो 4th 5 ईयर प्लान था उसमें जो है इसको इंक्लूड किया गया था। सही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन द ड्रॉट प्रोन एरियाज एंड क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स। अब देखिए, जो एरिया ड्रॉट प्रोन है, ठीक है ना, जो एरिया ड्रॉट प्रोन है उसका आपको समझ में आ रहा है, प्रोडक्टिव एसेट बनाना ही मेन एम है। ठीक है ना, प्रोडक्टिव एसेट मतलब उस एरिया को प्रोडक्टिव बनाना है। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं, जो जहाँ पे सैलिनिटी हो रहा है, जिस एरिया में मतलब सैलिनिटी हो रहा है, या फिर जो ब्रैकिश लैंड है उसको रिक्लेम करना है। ठीक है ना, ये आपका एक हो सकता है, या फिर बहुत सारे जो एफोरेस्टेशन, ग्रासलैंड डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ ग्रासलैंड डेवलपमेंट क्या है, ये भी एक प्रोडक्टिव मतलब बोल सकते हैं प्रोडक्टिव एसेट है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉट है पूरा। ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया में अगर आप ग्रासलैंड प्रोडक्शन कर पा रहे हैं तो वो एक टाइप का प्रोडक्टिव एसेट हुआ ना। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, क्रेडिट सर्विसेज ये बनाना। ठीक है ना, तो ये वो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है ना, employment opportunities in the drought prone area. The other strategies of development of these areas include adoption of integrated watershed development approach. सही बात है, सूखा हुआ है, ठीक है ना, सूखा पड़ा हुआ है, तो आपको वाटरशेड डेवलपमेंट का अप्रोच आपको मतलब लेना चाहिए। ठीक है ना, यही सब बात है, और कोई यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन, यही बात है। जो यहाँ पे भी एक टाइप का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही बात बोला गया है। जो बैलेंस है, ह्यूमन, वाटर, एनिमल, इनके बीच में बैलेंस है उसको मेंटेन करना, और अगर मेंटेन नहीं है तो उसको मेंटेन मतलब लाना, है ना, ताकि जो है किसी को कोई दिक्कत ना हो। समझ में आया, वही यहाँ पे बोला गया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई 67 डिस्ट्रिक्ट्स कंट्री प्रोन टू ड्रॉट। सर ठीक है, 67 डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स से, या फिर 67 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री विच वी आर प्रोन टू ड्रॉट्स। सही है, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, रायलसीमा, तेलंगाना, प्लेटू ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका प्लेटू एंड हाईलैंड्स एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, मतलब जो बेसिकली जो साउदर्न पोर्शन है ना, पंजाब हरियाणा में हम जानते ही हैं, वहाँ पे जो गर्मी भी है बहुत भयंकर पड़ता है, और वहाँ पे सूखा एरिया जो है, सूखा भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस बार देखिए आपका केस स्टडी दिया गया है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट भरमौर रीजन। ठीक है, ये आपको थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, ये आप अगर थोड़ा सा बेसिक स्टडी कीजिएगा इसका
थोड़ा सा अगर रिव्यू कीजिएगा तो आपको इसके पहले जो क्या बोला है पूरा चैप्टर में, मैं जो आपको क्या समझाया हूँ वो सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, सही है। देखिए, द टर्म डेवलपमेंट इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटीज एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजेस एक्सपीरियंस बाय देम। मतलब डेवलपमेंट क्या है, देखिए पहले जो एक सोसाइटी स्टार्टिंग से डेवलप थोड़ी होता है, एक सोसाइटी आपका स्टार्टिंग से डेवलप थोड़ी होता है। पहले जो है सोसाइटी प्रिमिटिव लेवल पे होता है ना, या फिर हम बोल सकते हैं एंशिएंट लेवल पे होता है, तब जाके मिडिल होता है, तो जाके मॉडर्न आता है। तो ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है ना। ये एक बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। डेवलपमेंट आपका धीरे धीरे होता है, ठीक है ना, स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है, सही है। डेवलपमेंट आपका मतलब अचानक से नहीं होता है। अभी कोई भी देश स्टार्टिंग से ही डेवलप नहीं होता है, ठीक है ना। चाहे हम कॉलोनियल देश को क्यों ना ले लें, ठीक है, वो क्या डेवलप थे, मतलब पूरा एवरी पर्सपेक्टिव में क्या वो डेवलप थे, हर एक पर्सपेक्टिव में क्या वो डेवलप थे। वो डेवलप कब होना चालू किए, जब उन्होंने इंडिया में क्या अपना कॉलोनी बनाना चालू किया। क्योंकि इंडिया से वो लोग क्या करता था, इंडिया से मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वो लोग अपने वहाँ पे ले आता था, ठीक है। तो वो लोग क्या करता था, इंडिया से ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अपने देश में लेके चला आता था, ठीक है। तो मतलब यही मैं यहाँ पे बोला गया है, जो डेवलपमेंट जो स्टेजेस में होता है, ठीक है ना। फिर मतलब इसमें क्या होता है, ह्यूमन सोसाइटी, फिर नेचर, इन सब बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। ये जो इंटरेक्शन है ये कितना होगा कितना नहीं होगा, ये आपका क्या किस पर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। द लेवल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड द नेचर और नेचर एंड द ह्यूमन बींग्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको सबसे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, उसमें क्या बोला गया था, उसमें मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था। एक आपका था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और एक आपका था पॉसिबिलिज्म, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत वहीं पे हिंट किया जा रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये बोला गया है, उसके बाद आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज डायनामिक। बात सही है, कॉन्सेप्ट जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, ठीक है ना। वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। बहुत सारे स्पीयर्स को लेकर तब जाके हम लोग एक डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट को कॉन्सेप्ट को हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट का क्या, बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कुछ नहीं। जिसको ज़्यादा पैसा वही डेवलप है, वैसा नहीं होता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट हमेशा याद रखिएगा, डेवलपमेंट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है ना। डेवलपमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, सही है। तो डेवलपमेंट अगर होना है, डेवलप अगर होना है, तो हर एक स्पेयर्स जो है उन सबको हमें अपने ध्यान में रख के तब आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डायनामिक, सही है। तो इन द पोस्ट वर्ल्ड वार II एरा द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट वाज सिनोनिमस टू इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, वर्ल्ड वार II के बाद जो है डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ ही माना जाता था, ठीक है। लेकिन ये सब जो मतलब जो डायनामिज्म है वो बाद में सबके सामने आया कि नहीं, बस इकोनॉमिक होने से ही जो है डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं जो इकोनॉमिक है बेस है डेवलपमेंट का, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक टाइप का पिलर हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, सही है। उसके बाद आपका क्या क्या आ गया, टेम्पोरल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा कंजम्पशन, ठीक है, ये आपको बोला गया है। इन 1970s द phrases such as redistribution क्या बोला गया है, इन 1970s द ग्रोथ एंड इक्विटी और रिडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ, ये मतलब ये सब वर्ड्स को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था इन द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के डेफिनेशन में कुछ नए नए वर्ड्स को हम लोग इनकॉर्पोरेट किए थे, जैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ या फिर क्या बोलते हैं ग्रोथ एंड इक्विटी, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड द इशू और कौन सा इशू इंक्लूड किया, जस्ट इम्प्रूविंग द वेल बीइंग एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। पहले मैं आपको क्या बोला, इकोनॉमिक, बस इकोनॉमिक नहीं था, ठीक है ना। इकोनॉमिक मतलब वर्ल्ड वार II के बाद में जो है वो मतलब डेवलपमेंट को इकोनॉमिक बेस पे ही मेजर किया जाता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो इकोनॉमिक बेस था वो धीरे धीरे हट गया। और कौन सा हटा नहीं, मतलब उसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया गया। कौन सा चीज़ था, अवेलिंग ऑफ द हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, ठीक है, वेल बीइंग एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, इन सबको भी इंक्लूड किया गया। हम ये बोल सकते हैं इन सबको अगर अचीव करना है तो आपका इकोनॉमिक बेस होना चाहिए, ठीक है ना। आपका बेस जो है इकोनॉमिक होना चाहिए, आप ये बोल सकते हैं, सही है। The notion of sustainable development emerged in the wake of general rise in the awareness of environmental issues in the late 1960s in Western world, ठीक है।
वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है 1960s के बाद जो है ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इमर्ज किया है, ठीक है। द पब्लिकेशन, कुछ जो पब्लिकेशन हुए, द पॉपुलेशन बॉम्ब बाय एरिल चिन 1968 एंड द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ बाय मीडोज इन द एंड अदर्स इन 1972 फर्दर रेज्ड द लेवल ऑफ फियर अमंग एनवायरमेंटलिस्ट इन पर्टिकुलर एंड पीपल इन जनरल। तो कुछ बुक्स बोल सकते हैं पब्लिश हुआ था जिसमें जो है एनवायरमेंटल इशू को उठाया गया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एनवायरमेंटलिस्ट जो थे उनके मन में डर बैठा कि हाँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, क्यों नहीं, ज़रूर हो सकता है। मतलब जो पर्टिकुलर एनवायरमेंटलिस्ट को ही इफेक्ट किया था, जो जनरल पीपल है बोलता है या कुछ भी नहीं है, हटाओ ना ये सब, क्या देखना है, ठीक है। पर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न थे, उन्हीं को जो है इसका जो इम्पोर्टेंस पता चला था, ठीक है। The commission gave its report entitled Our Common Future in 1987. A report defines sustainable development as a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. मैं आपको यही डेफिनेशन बार बार देना चाहता हूँ, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट, और हम बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस और अ फेनोमेनन, ठीक है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। इस टाइप का प्रोसेस हम बोल सकते हैं, सही है। मतलब हमारे फ्यूचर जनरेशन को जो एबिलिटी है, एबिलिटी कैसा एबिलिटी, रिसोर्सेज को अचीव करने का जो एबिलिटी है उसको मतलब उसको जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है ना, उसको जो है अपने साथ लेके चलना है, ठीक है। हमें रिसोर्सेज यूज़ भी करना है और हमें रिसोर्सेज बिल्ड भी करना है, ठीक है ना, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन जो है हमसे सीख पाएँ और वो भी रिसोर्सेज के यूज़ करें और वो भी उन रिसोर्सेज को अब फिर से बिल्ड करें, है ना। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही होता है। Sustainable development takes care of ecological, social and economic aspects of development during the present times and pleads for conservation of resources to enable the future generation to use the resources। वही बोल रहा है, ठीक है, मैंने जब बोला अभी यहाँ पे वही मेंशन किया गया। फिर आपको एक केस स्टडी दिया गया, इंदिरा गांधी कैनल या फिर कमांड एरिया, ठीक है। तो ये भी एक केस स्टडी है, इसको भी आप थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो बोला है यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा, सही है, आपका एक आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मेजर्स दिया हुआ है फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए, अब मैंने आपको सस्टेनेबल का कॉन्सेप्ट दे दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, है ना। तो आप ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बेसिक आइडिया के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो जो कॉन्सेप्ट है वो आप खुद से भी लिख सकते हैं, या फिर जो पॉइंट्स हैं वो आप खुद से भी लिख सकते हैं। बुक में क्या दिया देखते हैं। वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज, ठीक है। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, क्योंकि वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है ना। वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, और हमें जो है इसको क्या कंजर्व करना चाहिए, सही है ना। दूसरा दिया है क्रॉपिंग पैटर्न शैल नॉट बी इंक्लूड वाटर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। जो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न जो है मतलब क्या बोल रहा है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने के लिए, सिंपली हम बोल सकते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो जिस क्रॉप में ज़्यादा पानी लग रहा है उसको हम ना करना मतलब ना कल्टीवेट करें, ऐसा नहीं, कल्टीवेट करें पर अमाउंट में कल्टीवेट करें, है ना। तीसरा क्या बोल रहा है, द CAD प्रोग्राम्स जस्ट लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज। देखिए बेसिकली जो है वाटर को लेकर ही बोला गया है। मतलब देखिए वाटर जो इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ना, अगर वो खत्म हो जाता है ना तो समझिए कि हम भी खत्म हो गए, सही है ना, है कि नहीं। वाटर हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर को हम मतलब ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ करते हैं। विदाउट वाटर हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, सही है। आजकल पानी बिक रहा है तो समझ सकते हैं हम, मतलब कभी सोचते थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पानी बिकेगा, लेकिन आज पानी बिक रहा है, पानी हम खरीद रहे हैं, है ना। चौथा है द एरियाज अफेक्टेड बाई वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी शॉल बी रिक्लेम्ड। जहाँ वाटर लॉगिंग हो जा रहा है, पानी जम जा रहा है, पानी जमने से क्या होता है वो एरिया मतलब ख़राब हो जाता है ना, तो उसको जो है रिक्लेम किया जाए, मतलब उसको फिर से प्रॉपर कंडीशन में लाया जाता है। इको डेवलपमेंट थ्रू प्रोफोरेस्टेशन
shelter belt plantation and pasture development is necessary particularly in the fragile environment of stage 2। मतलब जो fragile environment है, जहाँ का environment जो है अब fragile state में है, वहाँ पे क्या करना चाहिए, इको डेवलपमेंट थ्रू एफोरेस्टेशन, वहाँ पे एफोरेस्टेशन करना चाहिए, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है। 6 पॉइंट क्या है, सोशल सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द लैंड allottees having poor economic background are provided adequate financial and institutional support by cultivation of land। तो सोशल सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द लैंड allottees, हाँ मतलब देखिए सब कुछ हम अपने से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें अगर थोड़ा बहुत रिसोर्स प्रोवाइड किया जा सकते हैं तब हम मतलब सोच सकते हैं कि चलो मेरे पास रिसोर्स मुझे प्रोवाइड किया गया है, अब मैं ये काम कर सकता हूँ, सही है। तो यहाँ पे वही बोला गया है। 7 पॉइंट क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन नॉट बी अटेंड ओनली थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ओनली थ्रू एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री से जो है इकोनॉमिक अटेनमेंट हम नहीं कर सकते हैं, सही है। द एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज़ हैव टू डेवलप अलॉन्ग विथ अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। एग्रीकल्चर को तो बढ़ना ही है, उसके साथ जो अदर सेक्टर्स है इकोनॉमी के उनको भी धीरे धीरे क्या करना है, उनके तरफ भी धीरे धीरे बढ़ना है, ठीक है। दिस शॉल लीड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक बेस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फंक्शनल लिंकेजेस बिटवीन बेसिक विलेजेस, एग्रो सर्विस सेंटर्स एंड मार्केट सेंटर्स। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, फिर से वही हम बोल सकते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ को तो बात किया जा रहा है एग्रीकल्चर का, और कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को भी बात किया जा रहा है। ये हमें कैसे पता चला, यहाँ पे जो एग्रो सर्विस सेंटर्स बोला है एंड मार्केट सेंटर्स बोला है। मार्केट सेंटर्स का मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग टर्शियरी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में ही आता है, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। तो आज का जो क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट दिन।